उसने पूरी बैलेंस शीट को कवर करके रख दिया। कहने का मतलब ये है कि उसने पूरी बैलेंस शीट को उस पूरी बैलेंस शीट में एक ही एसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी एसेट्स की वैल्यू बहुत नॉमिनल हो गई कंपैरेटिवली। नो डाउट बाकी एसेट्स की वैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी सारे टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बैलेंस शीट बनानी है, उसको वैल्यूएशन करना है, तो लॉजिकल है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कि वो अगला स्टेप अपनाए, वो स्किल्स अपने आप में ले, ताकि वो उस पर्टिकुलर एसेट जिसे इंफॉर्मेशन एसेट कह रहे हैं, जो कि मूर्स लॉ की वजह से, जो पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल्स की वजह से इंपॉर्टेंट हो गया है, जो ऑटोमेशन की वजह से इंपॉर्टेंट हो गया है, उसकी वैल्यूएशन करे और उसके कंट्रोल्स को चेक करे। अगर दूसरा आदमी उसको चेक करेगा तो उसे पूरी बिजनेस की समझ होनी ज़रूरत पड़ेगी, उसे ऑडिटिंग की समझ होनी ज़रूरत पड़ेगी, उसे इंटरनल कंट्रोल्स की समझ होनी पड़ेगी, उसे कंट्रोल के कॉन्सेप्ट्स की समझ होनी ज़रूरी पड़ेगी, उसको लॉज की समझ होनी पड़ेगी कि लॉज कौन कौन से लॉज फॉलो हुए हैं। लेकिन एक एमसीए को इन सब चीज़ की समझ नहीं होती है, उतनी ज़्यादा वो एक्सपर्ट नहीं होता, समझ हो जाती है, एक्सपीरियंस के बाद हो जाती है, लेकिन सीए के मुकाबले उतनी समझ नहीं होती है। इसीलिए सीएस को इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की तरफ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई और इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने ये कोर्स किया, क्योंकि लॉजिकल सीए के लिए लॉजिकल है कि वो इन पर्टिकुलर स्किल्स को ले, इन कंप्यूटिंग स्किल्स को ले और फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट को ऑडिट करने लगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को जब आप समझोगे तो आपको ये तो समझ में आ गया, मेरे पिछले सेशंस में मैंने ये समझाया कि इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है और इंफॉर्मेशन कहाँ पर को प्रोसेस कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। और सॉफ्टवेयर के पीछे क्या होता है? हार्डवेयर या कंप्यूटिंग इक्विपमेंट होते हैं और उसके पीछे क्या होता है? आपके कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटी होती है, कंप्यूटिंग फैसिलिटी कह सकते हैं। तो यानी कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को रखने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए पूरा एक सिस्टम चाहिए होता है। इंफॉर्मेशन को रखने के लिए पूरा एक सिस्टम चाहिए होता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरा वैल्यूएबल बन जाता है, क्योंकि वैल्यू किसकी है? उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू है। और उस इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है बेसिकली, अगर कंप्यूटर के ऊपर देखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, वो सेकंडों में गायब हो जाते हैं। अगर ये सिस्टम नहीं है तो इंफॉर्मेशन तो सेकंडों में गायब हो जाएगी। जो आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो, जब इंटरनेट में आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है तो क्या आ रही होती है? केवल तरंगें आ रही होती हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस आ रही होती हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस को आपको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा और सिक्योरली स्टोर करना पड़ेगा, तो पूरा एक एनवायरनमेंट बनता है। तो यही एनवायरनमेंट हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर रहे हैं, तो पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट करना पड़ेगा और साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम्स का भी ऑडिट करना पड़ेगा, पूरी चेन का ऑडिट करना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि हमारी स्टडी में हमें हार्डवेयर के बारे में भी दिया गया। जैसे पहला जो टॉपिक है, पहला जो मॉड्यूल है हमारी स्टडी में, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन और नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, यानी वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है, क्योंकि उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जिंदा नहीं रह सकती है। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। दूसरा जो मॉड्यूल है हमें ये बोलता है कि इन्फॉर्मेशन एसेट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। यानी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है तो सॉफ्टवेयर को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसमें भी प्रोटेक्शन होना पड़ेगा, उसमें भी लॉजिकल प्रोटेक्शन होना पड़ेगा। और उसमें लॉजिकल प्रोटेक्शन होना पड़ेगा तो उसके पीछे क्या है? हार्डवेयर है, कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, उसका भी प्रोटेक्शन होना पड़ेगा। और उसके पीछे क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, जो फैसिलिटी है जहाँ पर आप रखते हो अपने सर्वर्स वगैरह को, जहाँ पर एसी वगैरह होता है, जहाँ कमरा होता है जिसमें सर्वर रखे होते हैं, एसी वगैरह लगे होते हैं, ताकि सर्वर गर्म ना हो पाए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली आ रही हो। तो उसके बाद जो दूसरा मॉड्यूल हमें ये बताता है कि कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इस इंफॉर्मेशन एसेट को। तो वहाँ पर सबसे पहले तो फिजिकल एक्सेस है, फिर लॉजिकल एक्सेस है, फिर नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर एप्लीकेशन कंट्रोल्स को भी इंफॉर्मेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने क्या किया कि फिजिकल एसेट को सिक्योर कर लिया, फिजिकल एसेट मतलब हार्डवेयर को कर लिया, लॉजिकल एक्सेस को कर लिया, नेटवर्क सिक्योरिटी कर लिया, एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी आप करोगे।
और फाइनली क्या है, इंफॉर्मेशन एसेट का प्रोटेक्शन करोगे, इन्फॉर्मेशन जो है उसका प्रोटेक्शन करोगे। इन्फॉर्मेशन का प्रोटेक्शन के लिए सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर भी एक प्रॉब्लम आई, सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर मान लिया सपोज आपका सर्वर है, आपका एक बैंक है, उसमें एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस थोड़ी देर के लिए समझ लो वहाँ पर एसी खराब हो जाता है, और आप जो इन्फॉर्मेशन रख रहे हो वहाँ पर उसमें आग लग जाती है, या सर्वर में चिप्स, जो सिलिकॉन चिप्स जो लगी हुई हैं, जो आईसीज लगी हैं, वो गर्म होने लगती हैं और फ्यूज़ हो जाती हैं गर्मी की वजह से। क्योंकि अगर आप सर्वर रूम में जाओगे उसमें बहुत कम टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर मान लिया सपोज आप एसी ऑफ कर दोगे तो आपको पता चलेगा ह्यूज, काफ़ी गर्म सर्वर्स में काफ़ी गर्मी महसूस करोगे आपको। पर्टिकुलरली कभी आपने देखा हो कि ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट कर रहा है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि एक प्रमाइसिस से दूसरे प्रमाइसिस में जब वो शिफ्ट करता है कई मेरे में, तो उस टाइम पर क्या होता है कि एसी पहले निकाल दिया जाता है। आप सर्वर रूम को देखोगे तो वहाँ पर गर्मी होती है, ठंड के मौसम में भी बहुत हीट आ रही होती है, क्योंकि सर्वर हीट फेंक रहा होता है। तो वहाँ पर एसीज लगाए जाते हैं ताकि वो जो हीट है वो निकाल दी जाए। इवन आप कभी लैपटॉप को बिस्तर में, रजाई में के ऊपर रख कर वो करो तो लैपटॉप नीचे से गर्म हो जाएगा, उसमें फ़ैन, लैपटॉप का फ़ैन चलने लगेगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि जो है चिप्स गर्म हो जाती हैं, जो सिलिकॉन चिप्स हैं वो गर्म हो जाती हैं, और उसके लिए एसी की ज़रूरत होती है। तो यानी कि पूरे इन्वायरमेंट की को सिक्योर करने की ज़रूरत होती है। फिर तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का है। मतलब आप किसी सिस्टम को डेवलप कर रहे हो या एप्लीकेशन सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या सिक्योरिटी लगी होनी चाहिए। और उसके बाद है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग इसलिए है क्योंकि आपका एक सिस्टम है, या आपने उस सिस्टम को डेवलप कर रहे हो और डेवलप कर दिया, उसके बाद वो कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। अगर डिज़ास्टर आएगा तो क्या होगा? अगर क्रिटिकल सिस्टम, जो मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं, वो अगर डाउन हो गए तो आज की डेट में बिजनेस डाउन हो सकता है। अगर मान लिया फेसबुक का जो डेटा सेंटर है उसमें आग लग गई और वो रिकवर नहीं कर पाए, या यूट्यूब में आपका डेटा है वहाँ पर आग लगी, उसके सर्वर फार्म्स में आग लग गई और रिकवर नहीं कर पाए, तब क्या होगा? तो इसका मतलब कंपनी तो गई, कंपनी की तो वैल्यू वही डेटा है, कंपनी की इतनी वैल्यूएशन उसी डेटा की वजह से, वो डेटा ही उसकी वैल्यूएशन बढ़ा रहा है। तो बेसिकली कहें कि बिजनेस जो कंटिन्यूटी प्लानिंग को करना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस की कंटिन्यूटी को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स है, पहली डेट में अगर मान लिया सपोज किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, टाटा स्टील है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, उसने स्टील कुछ दिन के लिए देना बंद कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टील की कमी आ जाएगी, फिर वो एक आध दिन या हफ्ते भर या 15 दिन में वो चीज़ों को ठीक करेगी और फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, या महीने भर में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और तब तक लोगों के पास उनके वेयर हाउस गोडाउंस में सामान पड़ा रहता था पहले। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर आप बैंक में जा रहे हो तो आपको इंस्टेंट सर्विस चाहिए, सर्विस को आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो, जिस समय आदमी जाएगा उस समय सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। तो बिजनेस कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद अगला जो मॉड्यूल है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। वो क्यों है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप ये इंफॉर्मेशन को रख रहे हो तो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो। ये इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट भी होता है और लीगल इन्वायरमेंट भी होता है, और स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं, कंपनी पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स इशू की जाती हैं, तो एक फ्रेमवर्क बनता है। वो फ्रेमवर्क के अंदर आप इन सारी चीज़ों को रखने की कोशिश करते हो, इस इंफॉर्मेशन एसेट को उस फ्रेमवर्क के अंदर रखने की कोशिश करते हो। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट आपको पढ़ना, उसको जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ये पॉलिसीज़ कहाँ जाके इम्पैक्ट करेंगी इस इंफॉर्मेशन एसेट को, क्योंकि ये पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्पैक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, ह्यूमन रिसोर्स को, और वहाँ पर सिक्योरिटी इशू आ सकते हैं, वहाँ पर लीगल इशू आ सकते हैं। तो उसको किस तरीके से रखा जाए, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट किया जाए, उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम का किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है सही तरीके से काम करे। और फाइनली आईएएस ऑडिट प्रोसेस है। जब हम ये 5 चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे फिर हम ऑडिटिंग करेंगे, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे और ऑडिट प्रोसेस पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारी स्टडी में हमारी जो मॉड्यूल दिया गया है
हमारी जो स्टडी दी गई है वो साइंटिफिक तरीके से दी गई है। उसमें कई जगह पर जो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, कॉन्सेप्ट को समझने में नो डाउट प्रॉब्लम्स है, क्योंकि स्टैंडर्ड लैंग्वेज दी गई है, काफ़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज दी गई है कई जगह पर, लेकिन जो उन्होंने आपका एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दिया है वो सही दिया हुआ है। तो इसको एक बार फिर समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। समराइज़, गॉर्डन मूड्स की मूड्स लॉ आई, मूड्स लॉ की वजह से चिप्स पावरफुल होने लगे, सीपीयू पावरफुल होते चले गए। पहले जहाँ चिप में एक ट्रांजिस्टर आता था, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया, फिर 32 आया, फिर 64 आया, और फिर 30th इटरेशन में 100 करोड़ ट्रांजिस्टर्स आ गए। यानी कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर के ट्रांजिस्टर्स एक सीपीयू में आ गए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, और आज की डेट में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर जगह पर इफेक्ट डाल रही है, ये इस चीज़ों को ऑटोमेट करती चली जा रही है। इसके ऑटोमेशन से क्या हो रहा है कि जो पहले के एसेट थे, जो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह थे, जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में जो टेंजिबल एसेट्स थे उनकी वैल्यू गिरती चली जा रही है। जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, और इंटेंजिबल एसेट्स में भी इंफॉर्मेशन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। पहले की डेट में इंफॉर्मेशन की उतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे बिजनेस हैं वो इंफॉर्मेशन पर ही बेस्ड है। जितने एफएम स्टेशन है वो इन्फॉर्मेशन पर ही बेस्ड है, उनके पास कंटेंट होता है, और वो जब बोलता है, उनका एक रेडियो जॉकी में एक कंपनी में, एक रेडियो मंत्रा करके कंपनी है, उसमें काम करा करता था, तो वहाँ पर रेडियो जॉकीज़ बैठा करते थे। ये सारे के सारे रेडियो जॉकीज़ जो हैं वो प्रोग्राम्स बनाते रहते थे, मतलब कंप्यूटर में बैठे रहते थे और उसको क्या बोलना है, क्या म्यूज़िक चलाना है, ये बनाते रहते थे। और बाद में क्या है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती थी। तो उनके पास क्या है, बेसिकली म्यूज़िक है, और लोगों ने क्या बोला वो कंटेंट है, वो कंटेंट क्रिएट करते थे। और कंटेंट क्या है, कंटेंट जो उन्होंने क्रिएट किया है रेडियो में, वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन की ही तरह स्टोर होती है। वो आपका इसी तरह से मूवीज़ है, मूवीज़ भी स्टोर्स हो, सारी की सारी मूवी स्टोर की जाती है। तो कई कंपनी, टीवी कंपनी है, वो क्या करती हैं, वो भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। रेडियो कंपनी, टीवी कंपनी, आपकी फेसबुक, गूगल, ये सारी क्या है, ये डिजिटाइज्ड कंपनी है, ये डिजिटल कंपनी है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, और ये इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही हैं। विप्रो और इन्फोसिस क्या कर रहे हैं, ये कोड्स बना रही हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाती हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। तो ये कोड्स को रख रही हैं, कोड्स किस फॉर्म में रख रही हैं, डिजिटल फॉर्म में रख रही हैं, डेटा के फॉर्म में रख रही हैं। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यानी कि इन्फोसिस के लिए अगर देखा जाए तो डेटा इंपॉर्टेंट है। जितने कॉल सेंटर्स हैं वहाँ पर डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जितने भी कॉल सेंटर्स हैं वहाँ डेटा इंपॉर्टेंट हो गया है। आपका जितने भी बैंक्स हैं वहाँ डेटा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि डेटा आ रहा है। आज की डेट में क्या हो रहा है, जनरली क्या है, कई जगह आदमी तो पैसा नहीं देता है, मतलब डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, वहाँ डेटा इंपॉर्टेंट हो गया है। बैंक्स में डेटा मैसिवली इंपॉर्टेंट हो गया है। बैंक्स जो कि फाइनेंस के हार्ट हैं, वहाँ डेटा इंपॉर्टेंट हो गया है। जो आपकी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वहाँ डेटा इंपॉर्टेंट है। जितने कॉल सेंटर्स हैं वहाँ डेटा इंपॉर्टेंट है। जितनी मूवी कंपनीज़ हैं वहाँ डेटा इंपॉर्टेंट है। जितना एजुकेशन जो हो रही है, जैसे मैं अभी सेशंस क्रिएट कर रहा हूँ, वो क्या है, वो प्योरली डेटा। एक बार मैंने बोला वो डेटा हो गया, यूट्यूब में आ गया, और वो डेटा हमेशा स्टोर्ड है। तो बेसिकली ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये डेटा का इकोनॉमिक सिस्टम होता जा रहा है, और डेटा से ही कंट्रोल हो रहा है। आज की डेट में कंपनीज़ में ईआरपी है। ईआरपी क्या है, बेसिकली डेटा ही तो स्टोर हो रहा है, डेटा ही तो मैनिपुलेट हो रहा है, डेटा से ही तो कंट्रोल कर रहे हो। आपकी कंपनी में टैली लगा है, टैली क्या कर रहा है, डेटा से ही तो कंट्रोल कर रहा है, डेटा को ही तो मैनिपुलेट कर रहा है, और डेटा से ही तो डिसीजन लिए जा रहे हैं। आपकी कंपनी में एक्सेल लगा है, वो क्या कर रहा है, वो भी तो डेटा नंबर क्रंचिंग कर रहा है। आज की डेट में आप इंटरनेट यूज़ करते हो, वो क्या कर रहा है, डेटा ही तो ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ही तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो चारों तरफ डेटा का खेल बढ़ता चला जा रहा है, और बाकी चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं। ह्यूमन लेबर ऑटोमेट होता चला जा रहा है, और चूँकि ह्यूमन लेबर ऑटोमेट होता जा रहा है, तो लोगों के पास जो इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो कम होता चला जा रहा है, और वो होता चले जाएगा। अच्छी कंट्री है तो उसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर टोटल इकोनॉमी का 0.5% से या 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3-4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूएस की पूरी इकोनॉमी का एग्रीकल्चरल सेक्टर 3% है, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में आप रिच नहीं बन सकते हो, आप उतनी प्रोडक्टिविटी कर ही नहीं सकते हो।
और 780 करोड़ के लिए 725 करोड़ जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उसका एक दिन के खाने से ज़्यादा का प्रोडक्ट आप उन्हें दे ही नहीं सकते हो। उससे ज़्यादा का प्रोडक्ट, कपड़े, उससे ज़्यादा के कपड़े आप दे ही नहीं सकते हो। तो वहाँ पर एक लिमिट है। लेकिन जो टर्सरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, वहाँ पर लिमिट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, टूरिज्म है। तो आज आप गोवा जाना चाहते हो तो कल आप घूमने के लिए यूएस जाना चाहोगे, और कल यूएस चले गए तो परसों हो सकता है मून जाना चाहोगे। अगर आप आज एक मूवी देख रहे हो तो कल दूसरी मूवी देखना चाहोगे, बेटर क्वालिटी ऑफ मूवी देखना चाहोगे। तो टर्सरी सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है, और टर्सरी सेक्टर इकोनॉमी का मेन पोर्शन होता चला जा रहा है। और टर्सरी सेक्टर में क्या है, बेसिकली डेटा है, कंप्लीटली डेटा ड्रिवन है, और डेटा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। तो सबसे पहले तो मूर्स लॉ इस चीज़ को बढ़ाती चली जा रही है, ऑटोमेशन को बढ़ाती चली जा रही है, और आपके डेटा की इंपॉर्टेंस को बढ़ाती चली जा रही है। दूसरी बात यह है कि ऑटोमेशन होता चला जा रहा है। तीसरी, जीरो मार्जिनल कॉस्ट सोसाइटी आती चली जा रही है। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का फ्यूचर है वो ब्राइट होता चला जाएगा। इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण होती चली जाएगी। सीए उसको ऑडिट इसलिए करेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन बेसिकली एक एसेट है। कई बार हम उसे क्वांटिफाई नहीं कर पाते, नो डाउट। अगर मूवीज़ के टर्म्स वगैरह में है तो हम उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट देख लेते हैं, और उस तरीके से हम उसे कर लेते हैं कि इसको मूवी में बनाने में इतना कॉस्ट लगा, और फिर हम अपनी कंपनी में उसे उस पर्टिकुलर कॉस्ट में दिखाते हैं कि इस मूवी की कॉस्ट ये है। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो उस चीज़ को वैल्यू करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आज की डेट में वो चीज़ हाईली वैल्यूएबल हो गई है। अगर कल की डेट में अर्न्स्ट एंड यंग जैसी कंपनी या PwC जैसी कंपनी से ह्यूमन बीइंग गायब हो जाए, उस कंपनी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर उसमें सबस्टैंडर्ड ह्यूमन बीइंग आ जाए, यानी कि अगर उस कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को निकाल दिया जाएगा और इनएक्सपीरियंस लोगों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वहाँ पर बैठा दिया जाए, तो उस कंपनी की वैल्यू सेकंडों में गिर जाएगी, उसका वैल्यूएशन गिर जाएगा, उसका बिजनेस गिर जाएगा। इसी तरह से फेसबुक है, इसी तरीके से बाकी सारी कंपनीज हैं। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इस पूरे इकोसिस्टम को समझना है। यानी डेटा इंपॉर्टेंट हो गया, डेटा या इन्फॉर्मेशन जो भी बोलें, डेटा इंपॉर्टेंट हो गया। डेटा क्या है? डेटा को राइटली स्ट्रक्चर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फॉर्मेशन के पीछे आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स के पीछे क्या होता है? हार्डवेयर, हार्डवेयर के पीछे क्या होता है? कंप्यूटिंग फैसिलिटी। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट हो गया, और ये इस पर्टिकुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। तो बेसिकली हमारा इसको पढ़ते समय हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, SDLC के बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और IAS ऑडिट की प्रोसेसेस, जो स्पेसिफिक प्रोसेसेस हैं, उसके स्टैंडर्ड्स के नाम वगैरह पता होने चाहिए। तो अगर हमें ब्रीफली इन सब के बारे में पता होगा तो हम ऑडिट कर पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में क्या है, ब्लैक बॉक्स अप्रोच खत्म हो गई है, वाइट बॉक्स अप्रोच इंपॉर्टेंट हो गई है। कल की डेट में क्या होता था, वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स अप्रोच में क्या डिफरेंस है? कल की डेट में क्या होता था, जब नया नया कंप्यूटर आया था तो एक ऑडिटर आता था और वो देखता था इनपुट सही हुआ और आउटपुट, इनपुट सही गया और आउटपुट सही आया, तो यानी कि जो बीच में प्रोसेसिंग हुई वो सही हो रही होगी। वो उस प्रोसेसिंग में क्वेश्चन नहीं उठाता था, यानी वो लॉजिकली सिस्टम के अंदर नहीं घुसता था। वो लॉजिकली सिस्टम के अंदर घुसकर, वैसे तो लॉजिकली घुसा है, फिजिकली तो घुसा नहीं जा सकता है, लॉजिकली आपको सिस्टम में घुसना पड़ेगा। तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा, आपको स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना पड़ेगा, उस सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा, उस सिस्टम के अंदर कंट्रोल्स वीक तो नहीं है ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कहीं उसमें गलत प्रोग्राम्स तो नहीं डाले गए ये देखना पड़ेगा, जो प्रोग्रामिंग कोड होनी चाहिए वो है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा, उसके उस सिस्टम के जो कंप्यूटर है उसके अंदर लॉजिकल कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं आपको देखना पड़ेगा, बाउंड्री कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक वाइट बॉक्स अप्रोच अपनानी पड़ेगी। वाइट बॉक्स अप्रोच का मतलब ये है कि आप लॉजिकली उस सिस्टम के अंदर देखने की कोशिश करोगे, लॉजिकली सिस्टम के अंदर, फिजिकली तो आप देख नहीं सकते हो, लॉजिकली कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। और एज एन ऑडिटर आपको ये अब करना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि फिजिकल एसेट्स के मायने ख़त्म होते चले जा रहे हैं।
मतलब वैल्यू तो है उनकी, नॉर्मल एसेट्स की वैल्यू रहेगी, लेकिन धीरे धीरे उनके मायने ख़त्म होते जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा कि सीए जो है वो क्यों करेगा। हमने ऑब्जेक्टिव्स में ये पढ़ा कि बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसके ब्रॉड फ्रेमवर्क को समझना और ये जानना कि इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है और कल इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी। क्यों इंपॉर्टेंट होती जा रही है? क्योंकि मूर्स लॉ की वजह से इंपॉर्टेंट होती जा रही है और एक्सपोनेंशियल्स की वजह से, टेक्नोलॉजी का एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन हो रहा है, उसकी वजह से इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है। और यही रीज़न है कि हमें इस फ्रेमवर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा सीए क्यों? क्योंकि सीए बिजनेस को समझता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझता है, उसके इम्पैक्ट को समझता है, गुडविल को समझता है और बहुत सारी चीज़ों की वैल्यूएशन कर सकता है। इंटरनल कंट्रोल्स की उसे अंडरस्टैंडिंग है। तो ये लॉजिकली है। और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्या है? एक पर्टिकुलर एसेट है, बाकी एसेट की तरह वो भी एक एसेट है। उस एसेट का ऑडिट कोई दूसरा आदमी कर सकता है, नो डाउट, लेकिन दूसरा आदमी ऑडिट करे तो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। ये इससे अच्छा यही है कि एक सीए ही इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बन जाए, और यही इंस्टीट्यूट का हमारा लगता है, यही उनका इंटेंट है। फ्यूचर में ये इंपॉर्टेंट क्यों होगा? फ्यूचर में इसलिए इंपॉर्टेंट होगा मूर्स लॉ की वजह से और पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल्स की वजह से। कंप्यूटर दिन प्रतिदिन पावरफुल होता चला जा रहा है, नए नए कॉन्सेप्ट्स आते जा रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग आती जा रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा, वो क्लाउड में चले जाएगा, यानी एक थर्ड पार्टी के पास चले जाएगा और वही मैनेज कर रहा होगा, आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। और बेसिकली हमारी स्टडी, अगर लास्ट क्वेश्चन जो हम मुझसे कई लोगों ने पूछा, वो ये पूछा कि हमारी स्टडी में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद कंट्रोल्स के बारे में दिया है, लॉजिकल, फिजिकल, सारे कंट्रोल्स की किस तरह से कंट्रोल्स करेंगे। कंट्रोल्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आज की डेट में छोटी सी चीज़ में इंफॉर्मेशन रखी जा सकती है और वो सेकंडों में डिलीट हो सकती है। उसे सेकंडों में उसकी इंटेग्रिटी वायलेट की जा सकती है, सेकंडों में उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट की जा सकती है, और सेकंडों में ऐसा किया जा सकता है, इम्पेयर किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन को कि अवेलेबिलिटी ना हो। और अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर बैंक में जो सेंट्रलाइज सर्वर है वो अवेलेबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद SDLC है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो क्योंकि सिस्टम है तो उसका ऑडिट करना, और सिस्टम डेवलप हो रहा है तो डेवलपमेंट का भी ऑडिट करना है। उसके बाद बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग है। आज की डेट में क्या है, बिजनेस जो आपके इंफॉर्मेशन बिजनेस है वो 24/7 वहाँ रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होना चाहिए और वो 24/7 रन करनी चाहिए। तो वो डिज़ास्टर सह नहीं पाते हैं वो सिस्टम्स। अगर डिज़ास्टर हुआ तो वो पूरा बिजनेस गायब हो जाएगा। और फाइनली हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस करेंगे। थैंक्स।